प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स में जैसा कि आपको याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेने के बाद आज हम लोग फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में ना आपको पढ़ने को मिलेगा फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वैसे तो फलनों के प्रकार आपने क्लास 11th में भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, और आपने पढ़ा हुआ था द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा हुआ था। इस तरीके से बहुत सारे फलन वहां पर भी पढ़ने का मौका आपको मिला था। लेकिन क्लास 12th में भी ना हम लोग फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार यहां पर पढ़ेंगे पर मैपिंग के बेसिस पर, मैपिंग के बेसिस पर, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रतिचित्रण के आधार पर हम लोग फलनों के प्रकार को स्टडी करेंगे। प्रतिचित्रण के आधार पर फलनों का स्टडी, इसका क्या मतलब होता है? प्रतिचित्रण के आधार पर फलनों की स्टडी का मतलब ये है कि डोमेन में उपस्थित कोई भी एलिमेंट को डोमेन में जो इमेज बनाता है, डोमेन में उपस्थित कोई भी एलिमेंट को डोमेन में जो भी इमेज बनाता है, इसको बेसिस मान करके हम फलनों के प्रकार को पढ़ेंगे, हम फलन को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे मैपिंग। डोमेन के अवयव को डोमेन में जिस तरह से इमेजेस बनाएंगे, उस आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं फलनों को, तो वो टाइप फंक्शंस का आज हम स्टडी करने वाले हैं और उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। लेकिन फलन पढ़ने से पहले देखिए, जब आप फलनों को पढ़ने चलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी होती हैं जिनको आपको उनको पढ़ने से पहले ही सीख लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारा क्लासिफिकेशन है हमारे नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा और ये एक बड़ी अच्छी सी जानकारी है, आप इसको हमेशा याद रखें। ये सिर्फ क्लास 12th में नहीं, आगे की हायर स्टडीज़ में भी आपको बहुत काम आ जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले आज मैं रियल नंबर का मैं आपको ट्री बना के आपको दिखाऊंगा और उसके बेसिस पर आप उसको समझने की कोशिश करिए और फिर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अगर मैं सोचता हूं तो वास्तविक संख्याओं में मुझे मेनली दो तरीके के नंबर्स मिलते हैं। रियल नंबर्स में मुझे मेनली दो तरीके के नंबर्स मिलते हैं। कौन कौन से दो तरह के नंबर मिलते हैं उनको आप देखिए। पहले एक तो हमको मिलता है जिनमें डेसिमल आता है, जिनमें दशमलव आता है, और एक वो मिलते हैं जिनमें दशमलव नहीं आता। तो एक तो होते हैं जिनमें डेसिमल आता है और दूसरे वो होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल होते हैं। नॉन डेसिमल मतलब जिनमें दशमलव नहीं आएगा। ऐसे नंबर्स को अगर हम क्लासिफाई करने जाते हैं तो इनमें मुझे तीन कैटेगरी मिलती हैं। एक कैटेगरी मुझे मिलती है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के नंबर आएंगे। कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी, कोई डेसिमल नहीं आएगा इस पे। ठीक। दूसरा जो कैटेगरी आती है आपके नॉन डेसिमल में, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या आप बोल सकते हैं। प्राकृत संख्याओं में कौन से आएंगे? प्राकृत संख्याओं में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट और होल नंबर के सेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है, और अगर होल नंबर में से 0 को निकाल दिया जाए तो नेचुरल नंबर बन जाता है। नॉन डेसिमल में तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों में कौन से नंबर आएंगे? तो पूर्णांकों में आपके आते हैं -3, -2, -1। ये डॉट लगे हैं कि इसके पहले भी निगेटिव नंबर जो है वो भी सब आएंगे इसमें। -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही इसके बाद भी आते चले जाएंगे। बस डेसिमल नहीं आएगा कहीं पर भी। पहले से हम बता चुके हैं कि नॉन डेसिमल की कैटेगरीज हैं। और इनमें से एक चीज और मैं बताऊं, इनके जो सिंबल होते हैं, जैसे होल नंबर का जो सिंबल होता है, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, कभी कभी I से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं ना, इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी होती है बेटा। कौन कौन सी 3 तरह की कैटेगरी होती है? इसमें जो आप ये देख रहे हैं, नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स भी है और एक 0 भी है। तो जो ये नेगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं इसे। और इससे आप चाहें तो Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जिनमें इंटीजर्स तो हैं पर सबके निशान पॉजिटिव हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे आप Z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो इंटीजर्स नेगेटिव हैं वो सब नेगेटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स पॉजिटिव हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है ना? ओके। अब एक इंटीजर्स में बचता है जो कि 0, जिसके साथ प्लस और माइनस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता। 0 के साथ प्लस या माइनस लगाना निरर्थक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर इसको आप कह सकते हैं। उदासीन पूर्णांक, देखिए धन पूर्ण संख्या या धन पूर्णांक भी बोलते हैं, ऋण पूर्ण संख्या या ऋण पूर्णांक भी कहते हैं, और इसको बोल सकते हैं उदासीन पूर्णांक। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। तो एक तो ये कैटेगरी नॉन डेसिमल के अंतर्गत आती है आपकी नंबर्स के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि फंक्शन में W, N, Z इनके बारे में बहुत दिया जाएगा कि फंक्शन का डोमेन क्या है और फंक्शन का कोडोमेन क्या है। उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि अगर होल नंबर दिया है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर हमको होल नंबर दिया है तो इसका मीनिंग क्या है, होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। ओके। ये तो हो गए नॉन डेसिमल जो दशमलव के बिना आएंगे।
दशमलव के साथ आने वाले जो नंबर होते हैं उनमें दो कैटेगरी बन जाती हैं। पहले तो आपकी कौन कौन सी दो कैटेगरी बन जाएंगी, पहले इसको देखिए। इनमें जो दो कैटेगरीज बनेंगी वो एक होगी, अगर कोई नंबर दशमलव में है तो आपने देखा होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं और कोई आंसर डेसिमल में हमारा आता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंसर दशमलव में आता है और कुछ दूर तक भाग देने के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसके बाद नंबर आने बंद हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप कितना भी डिवाइड करते रहो, डिवाइड होता ही रहता है, होता ही रहता है, बंद ही नहीं होता है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप 10/8 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 एकम 4, एक बचा दशमलव लगा 0 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 पंचे 20। हमने डिवाइड किया पर कुछ दूर दशमलव भी लगा, पर कुछ दूर चल के ये भाग देना बंद हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग गया। अब एक एग्जाम्पल इसका देखिए 10/3 का। 10/3 का देंगे, 3 3 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये आता चला जाएगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा। तो डेसिमल में ये दो कैटेगरी आपको मिलेंगी। एक मिलेगी वो जो दशमलव लगेगा पर कुछ दूर चल के भाग का जाना बंद हो जाएगा, भाग लगना बंद हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग लग ही चुका होगा। और एक कैटेगरी वो आएगी जिसमें आप कितनी भी देर तक भाग देते रहे वो नंबर बंद ही नहीं होगा भाग जाना। तो ऐसे में डेसिमल में हमने दो कैटेगरी बनाई है। एक बनाई है डेसिमल होगा और वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन सा आएगा, जिसमें भाग जाना रुक जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब रुक जाना, बंद हो जाना उसका, तो इसलिए उसका भाग जाना बंद हो जाएगा। और एक कैटेगरी आएगी जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें आएगा वो 10/3 जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, इसमें आएगा वो एग्जाम्पल आपका कौन सा 5/4 का एग्जाम्पल, और इसमें आएगा आपका वो 10/3 वाला एग्जाम्पल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो भाग जाते ही जाएगा, बंद नहीं होगा, भाग का जाना रुकेगा नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ दशमलव लगने के बाद कुछ दूर चल के भाग जाना बंद हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो फिर इसमें भी दो कैटेगरी आपकी बनेंगी, उनको भी मैं बताता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग में आप एक चीज देख सकते हैं कि इसमें जो दो कैटेगरी बनेगी उसमें एक बनेगी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा पर नंबर उसके रिपीट होंगे। जैसे अभी 10/3 का आप देखिए, दशमलव लगा के जब आप डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ये डिवीजन क्या आता है, इसका क्वोशिएंट जो आ रहा था 3.33333333 आता जाएगा। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी नहीं होंगे नंबर, नंबर लगातार बदलते जाएंगे, ठीक है ना, रिपीट नहीं होंगे नंबर। तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके, ये आ जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ आ रही होगी आपको। फिर से बिना दशमलव वालों में ये तीन कैटेगरीज बनेंगी। दशमलव वालों में एक तो आएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि दशमलव के बाद भाग जाना कुछ दूर के बाद बंद हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लगेगा। वो होंगे, एक वो होंगे जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा, भाग जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा।
उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट हो सकते हैं नंबर और इसके साथ नहीं रिपीट हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 10/3 को आप देखिए, इसमें 3.3333 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को आप लिख देते हैं 3.3 बार। और इसमें नॉन रिपीटिंग आएगा, जैसे ये हम बोले 3.1427859761, मतलब कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल मैं केवल आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे कोई नंबर मुझे नहीं लग रहा कि रिपीट हो रहा है, ना कोई डिजिट रिपीट हो रही है और ना कोई नंबर रिपीट होता दिख रहा है, वो इसमें आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रियल नंबर का एक ट्री है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये दोनों, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इनको हम क्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इनको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इनका सिंबल हमने टी बनाया है, इनका सिंबल क्यू बनाया गया है, और इस जो रियल नंबर है ना, उनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रियल नंबर की पूरी एक फैमिली है, जिसमें सबसे पहले डेसिमल और नॉन डेसिमल में डिवाइड हुआ। नॉन डेसिमल में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर में 3 कैटेगरी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। इधर डेसिमल में 2 कैटेगरी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो भाग पूरा पूरा लग जाएगा दशमलव के बाद, या तो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा कभी लगेगा ही नहीं। अगर कभी नहीं लगेगा तो उसकी 2 कैटेगरी हैं कि वो नंबर रिपीट करेगा, और अगर भाग नहीं लगा तो एक दूसरी कैटेगरी है कि नंबर रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है, यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग नंबर आते जाएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को मिला के परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर इसको बोला जाता है। सो दिस इज अ ट्री ऑफ रियल नंबर, दिस इज द वेरी गुड नॉलेज ऑफ रियल नंबर्स। आप सभी अगर इसको याद रखते हैं तो फंक्शंस में तो इसकी ज़रूरत है ही, आपको इसे ध्यान में रखना ही है। खासकर ये ज़्यादा आएंगे, Z, N, W, इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको भी देखेंगे। और रियल नंबर R, W, N और Z, इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इससे नोट कर लीजिए। ये जानकारी आज नहीं, आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। इसको कहीं पर आप नोट करिए, ऐसी जगह पर जो कॉपी आप खोएंगे नहीं कभी, और इसको समय समय पर देखते रहिए ताकि आपको ये याद हो जाए बिल्कुल से, ठीक है। सो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चीज अब हम देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सॉरी, फलनों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, प्रतिचित्रण के आधार पर। प्रतिचित्रण के आधार पर फलनों के प्रकार, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया आपको कि प्रतिचित्रण का मतलब होता है कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो को डोमेन में किस तरह से इमेज बनाता है, इसको इसके आधार पर हम फलनों को क्लासिफाई करेंगे। जैसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको एक बताऊंगा और उसके बाद ये फलनों के टाइप्स हम देखना शुरू करेंगे। जैसे एक चीज तो पहले मैं बताऊं, जो फलन लिखने का हमारा तरीका हुआ करेगा वो ये तरीका हुआ करेगा फलन को लिखने का, जिसमें आप इसको पढ़ेंगे अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। आपको ध्यान रखना है कि जो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा,
जो यहां नंबर लिखा रहेगा ये उस फलन का डोमेन हुआ करेगा, और जो यहां पर नंबर लिखा रहेगा ना ये उस फलन का कोडोमेन हुआ करेगा। इसको प्रांत बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है ना? ओके। तो एक चीज तो ये आप समझ लें कि किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमारा ये तरीका हुआ करेगा। अब मान लिया कि x से y में एक फंक्शन है, x डोमेन है, y को डोमेन है, और वो जो फंक्शन है उसका मतलब है f(x) इज इक्वल टू 2x, ये उसकी वैल्यू है फंक्शन की। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं, उसकी मदद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहां पर फंक्शन को ना हम ऐसे इलिप्सिस बना के भी शो कर सकते हैं। मैंने मान लिया जैसे 1 2 3 4 ऐसे, और ये यहां पर जो दूसरा इलिप्स मैंने बनाया है उस पे 1 2 3 4, अभी मैंने कोई नंबर प्रॉपर नहीं दिया है, अभी केवल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मैपिंग का मीनिंग क्या होता है। 6 7 8 ऐसे हो सकते हैं। जब कभी ये दो इलिप्स बनेंगे ना तो इनमें जो ये पहले वाला इलिप्स होता है ये x को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो दूसरे वाला इलिप्स होगा ये y को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो फर्स्ट इलिप्स होगा ये डोमेन को बताएगा, डोमेन को शो करेगा, और ये जो दूसरा वाला इलिप्स होगा ये कोडोमेन को शो करेगा, कोडोमेन को दिखाएगा। ठीक है ना? ओके। अब x से y में जो एक फलन है वो फलन क्या है? f(x) इज इक्वल टू 2x। मतलब x के स्थान पर आप देखो ये नंबर लिखोगे आप। और एक चीज मैं बताऊं, जो f(x) इज इक्वल टू 2x है ना, तो y और f(x) एक ही चीज है। अगर हम y इज इक्वल टू 2x ले लें तो भी उसका मतलब है f(x) इज इक्वल टू 2x। f(x) इज इक्वल टू 2x है तब तो f(x) इज इक्वल टू 2x है ही। तो y और f(x) एक ही चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये y है, या इसी को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू f(x). ओके, यहीं पर आपको y इज इक्वल टू f(x) भी मिल जाएगा। ये हटा दो इसको, नहीं तो ज्यादा फिगर कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप बना रहने दें। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो फलन आप बनाएंगे ना, ये फलन कैसा बनेगा। इसमें x के स्थान पर ये वैल्यूज आप लिखते चले जाएंगे, और f(x) की ये वैल्यू आती चली जाएगी यहां से। तो x के स्थान पर सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आप 1 लिखेंगे। आप 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो जब x 1 होगा तो f(x) 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। जब x 2 होगा, अब आप समझ गए कि f(x) 4 आ जाएगा। जब x 3 होगा तो f(x) 6 आ जाएगा। जब x 4 होगा तो f(x) 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, देखो। और इसका मतलब आप समझते हो, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है। ये इसका मीनिंग है। अब इस पे हम चाहें तो फिगर में दिखा सकते हैं। जैसे 1 की इमेज 2 है तो ये 1 की इमेज 2 मैंने दिखा दी। 2 की इमेज 4 है तो 2 की इमेज हमने 4 दिखा दी। 3 की इमेज 6 है तो 3 की इमेज 6 दिखा दी। 4 की इमेज 8 है तो 4 की इमेज हमने 8 दिखा दी। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन में उपस्थित अवयवों को साथ किस तरीके से, फिर से, कोडोमेन में उपस्थित एलिमेंट्स डोमेन में उपस्थित अवयवों के किस तरह से इमेजेस बनते हैं, इस आधार पर हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। अब जैसे 1 की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज 4 पर है, 3 की इमेज 6 पर है, 4 की इमेज 8 पर है, तो डोमेन में उपस्थित अवयवों के लिए कोडोमेन में जो इमेजेस बनेंगी उनका क्या बेसिस होगा, उनकी क्या तरीका होगा, उस तरीके के आधार पर ही हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। अब अगर इस आधार पर हम फलनों के प्रकार को पढ़ेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी आपकी आएगी एकैकी फलन, जिसको हम कहेंगे एकैकी फलन। एकैक फलन भी बोल सकते हैं आप, एकैक फलन। अंग्रेजी में इसको वन वन फंक्शन कहा जाता है।
इसका एक और नाम रखा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोला जाता है। वन वन फंक्शन का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि वन वन फंक्शन का क्या मीनिंग है। लिखा है एक फलन f फ्रॉम x टू y। अगर आपके पास एक फलन है जिसका डोमेन x है और कोडोमेन y है, एक चीज मैं और आपको यहां बताना चाहूंगा। देखिए, अगर केवल मैं इसकी बात करता हूं, केवल अगर इसकी बात करता हूं इस फलन की, तो आपसे अगर डोमेन ऑफ f पूछा जाए कि f का या फंक्शन का डोमेन क्या है, देखिए तो आप क्या बताइएगा। यहां मैं लिख देता हूं, इसको भी समझना आपको बेहद जरूरी है। डोमेन ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। इसकी x जो होता है ये पूरा इसका डोमेन है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इसका डोमेन है 1 2 3 4। फिर कोडोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कोडोमेन किसको बोलेंगे, तो ये पूरा जो y है ये कोडोमेन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ये जो फलन बना हुआ है ना, x में उपस्थित अवयवों की जो इमेजेस से बना हुआ समुच्चय होगा। x में यानी कि डोमेन में जो एलिमेंट हैं उनके लिए कोडोमेन में कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, उन इमेजेस को लेकर आप एक समुच्चय बना दीजिए। 2 4 6 8, ये रेंज है फंक्शन की। तो इस तरीके से ये तीन चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है फलन का, कोडोमेन फलन का किसको बोलते हैं, और फंक्शन की रेंज किसको कहते हैं, उसकी परास किसको कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम एक ही फलन पर, जैसे हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। लिखा हुआ एक फलन f फ्रॉम x टू y, एक फलन इसका डोमेन x और कोडोमेन y है, एक ही फलन कहलाता है। अब कहलाता है, पर कब कहलाएगा, अगर डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए कोडोमेन में एक और केवल एक ही इमेज हो। एक और केवल एक ही इमेज होने का मतलब यह है कि जैसे एक की इमेज 2 पर है, 2 की 4 पर है, 3 की 6 पर है, 4 की 8 पर है, सबकी इमेज अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना सबकी इमेज। एक की 2 पर, ऐसा तो नहीं है ना कि एक की इमेज 2 पर आई और 2 की 2 पर आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ। डोमेन में जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पर हैं। प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन में जितने, प्रत्येक अवयव के लिए, देखो मैंने लिखा है, सभी अवयवों के लिए नहीं लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा लैंग्वेज से। अगर मैं ये लिखता कि डोमेन के सभी अवयवों के लिए कोडोमेन में केवल एक इमेज हो, तो वो एक अलग टाइप का पैटर्न इसका बनता। मैंने लिखा है प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक ही अवयव है, इसका एक एलिमेंट का, इसके एक एलिमेंट ही इमेज बनेगी, इसके एक एलिमेंट के लिए इसका एक एलिमेंट ही इमेज बनेगा, इसके एक एलिमेंट के लिए इसका एक एलिमेंट ही इमेज बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके 2-3 एलिमेंट मिला के यहां पर एक जगह इमेज बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप सिंपल साफ शब्दों में समझ लें, सबकी इमेज अलग अलग जगह आनी चाहिए, बस ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे एक की इमेज 2 पर आई है, 2 की 4 पर, 3 की 6 पर, 4 की 8 पर, सबकी अलग अलग आई है, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं एक ही फलन। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाम में भी देखिए 1 1, डोमेन के 1 एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के 1 एलिमेंट पर ही पढ़ना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए और उनकी इमेज कोडोमेन पर एक जगह पड़ गई जा करके। अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा करके। अभी आप केवल इसको समझिए कि वन वन फंक्शन क्या होता है। डोमेन के हर अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग जगह पर ही इमेज होनी चाहिए, ये एक ही फलन होता है। इसी का उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं बहु एक फलन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। अब देखो यहां वन वन था, इसका मतलब था डोमेन का वन एलिमेंट कोडोमेन के वन एलिमेंट पर ही अपनी इमेज बना सकता है। डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट पर इमेज नहीं बना सकते। अब यहां पर देखिए मैनी वन फंक्शन इसको कहा जा रहा है। डोमेन के मैनी एलिमेंट्स मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को डोमेन में एक जगह पर इमेज बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक फलन f फ्रॉम x टू y एक बहु एक फलन कहलाता है अगर डोमेन के एक से अधिक अवयवों के लिए को डोमेन में एक ही स्थान पर प्रतिबिंब हो। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ले लिया एक फंक्शन, आपको कुछ भी ले लो, तो ऐसे ही इलिप्स बना के हम आपको दिखा सकते हैं। यहां पर देखिए ये एक इलिप्स बनाया हमने, एक इलिप्स ये बनाया और फंक्शन हमने ले लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप मॉड ऑफ x ले लीजिए फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ x। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। अच्छा यहां पर हमने लिखा कुछ भी लिख लो आप, यहां पर केवल आपको समझना है इसलिए आप यहां पर कुछ भी ले लें, 0 1 2 3 ऐसे ले लिया हमने। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x की जगह पर, ये x की वैल्यू है, ये f(x) की वैल्यू यहां पर मिलेगी आपको। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब x की जगह पर यहां से वैल्यू लिखिए। अगर आप x की जगह पर -3 लिखेंगे, -3 तो -3 का मॉडुलस क्या आएगा? +3, तो -3 की इमेज कौन बनेगा? +3। -2 अगर आप लिखेंगे तो -2 की वैल्यू, -2 का मापांक क्या आएगा? +2, तो -2 की इमेज कौन बनेगा? +2। -1 की इमेज, अब आप समझ गए, +1 बनेगी। 0 की इमेज कौन बनेगा? 0 की इमेज 0 बनेगा। 1 की इमेज कौन बनेगा? तो 1 की इमेज तो 1 बनेगा, क्योंकि 1 इसकी जगह लिखोगे तो भी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 की इमेज 2 बनेगी। 3 की इमेज 3 बनेगा। अब आप देखो इस फिगर को ध्यान से देखिए कि हमने यहां पर f(x) इज इक्वल टू 2x लिया था, ये है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब आप देखिए डोमेन के दो एलिमेंट -3 और +3, डोमेन के दो एलिमेंट -3 और +3, इन दोनों की इमेज को डोमेन में एक ही जगह पर बन रही है। डोमेन के दो एलिमेंट -2 और +2, इन दोनों के लिए को डोमेन में एक ही जगह इमेज बन रही है और वो है +2। को डोमेन के एलिमेंट -1 और +1 के लिए को डोमेन में एक ही जगह इमेज बन रही है +1, भले 0 की केवल अलग हुई है। लेकिन डोमेन के एक साथ दो अवयवों की इमेज को डोमेन पर एक ही जगह मिल रही कि नहीं मिल रही? तो इसके मैनी एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट, मैनी एलिमेंट्स उसके 1 एलिमेंट से मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का फंक्शन का नाम रखा गया मैनी वन फंक्शन। तो 1 फंक्शन का क्या मीनिंग है और मैनी वन फंक्शन का क्या मीनिंग है? नाउ आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। 1 फंक्शन का मतलब है डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन पर अलग जगह ही इमेज का बनना, ये 1 फंक्शन होता है। बहु एक फलन होता है जो 1 नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स को डोमेन पर एक जगह इमेज बना लेते हैं, ये बहु एक फलन होता है, ये मैनी वन फंक्शन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग हमने अभी 2 कैटेगरी आपको बना के दिखाई है, एक ही फलन और बहु एक फलन, ठीक है ना। सो आई होप कि आप ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक अगला जो फलन हमको मिलेगा वो मिलेगा ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। क्लास 12th में मेनली
क्लास 12th में मेनली हम दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे 1 यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन, एक होगा जिसको हम बोलेंगे आच्छादक फलन, बहु एक फलन। ये चर्चा में नहीं है क्लास 12th में आपके ज़्यादा, एक एकी और आच्छादक, इन दो पर ही हमारे पूरी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि चीज समझ में आई होगी और इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट फलन बेटा लेते हैं हम, जिसको बोला जाएगा आच्छादक फलन। अंग्रेजी में इसको ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। ठीक है, ये आच्छादक फलन। इसका दूसरा नाम होता है जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको आच्छादक फलन कहते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है और फिर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कोई भी फलन हो जिसका डोमेन x और कोडोमेन y है, आच्छादक फलन कहलाता है अगर यदि कोडोमेन का, कोडोमेन याद आ रहा है ना, राइट साइड वाला इलिप्स, लेफ्ट साइड वाला जो इलिप्स आता है वो क्या होता है, वो डोमेन। यदि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए उसको। तो अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है ना, वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेजेस जरूर बन रहे हैं, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं आच्छादक फलन। अब एक एग्जाम्पल पर हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एक फंक्शन लिया था f फ्रॉम x टू y, कि फलन f है जिसका डोमेन x और कोडोमेन y है, और उस फंक्शन की वैल्यू थी f(x = 2x। अगर मैं ऐसे फिर से बना के इसको दिखाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखिएगा। f(x) में मान लिया मैंने 1 2 3 4 ये नंबर हैं, और ये x है, ये y है, ये डोमेन है, इसको बोला जाया करता है, ये आप ध्यान रखें। और ये चीज़, ये जो मैंने इलिप्स बनाया है इसको कोडोमेन बोला जाता है, कोडोमेन। यहाँ पर बाय चांस मैंने जो नंबर लिए वो लिए 2 4 6 8, बस यही लिए। x और y दो ऐसे सेट्स हैं कि x सेट में ये एलिमेंट है, y सेट में बस ये एलिमेंट है, ऐसे ही मैंने ले लिया। तो f(x = 2x) में x की जगह जब 1 लिखोगे तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, f(x) की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट 1 है, कोडोमेन में इसकी इमेज 2 पर आएगी। डोमेन के एलिमेंट 2 की इमेज कोडोमेन में 4 पर आएगी। आप समझ रहे हैं। डोमेन के एलिमेंट 3 की इमेज कोडोमेन में 6 पर आएगी। डोमेन के एलिमेंट 4 की इमेज कोडोमेन में 8 पर आएगी। अब आप एक चीज देख सकते हैं, परिभाषा में मैंने क्या लिखा, यहां पर देखिए, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स थे, तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। आप देखें कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ये डोमेन में किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर है। जैसे 8 4 की इमेज है, 6 3 की इमेज है, 4 2 की इमेज है, 2 1 की इमेज है। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर है, आप देख भी रहे हैं। इसलिए इस फलन को हम बोल देंगे कि ये एक आच्छादक फलन है। f(x to y) f(x = 2x) is an onto function, is a surjective function। ओके, अब एक छोटी सी मैं इसमें आपको परिवर्तन करके दिखाता हूं कि बाई चांस अगर मैंने यहां 5 लिख लिया होता, अगर y में 5 होता, थोड़ा सा सोच करके बताइए मुझे कि अगर y में 5 होता एलिमेंट, तो
इस फलन के मुताबिक ये 5 किसकी इमेज बन सकता था? अब आप भी समझते हैं और आपका ये जवाब होगा कि कोडोमेन में जो 5 है वो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं बन सकता, न 1 की, न 2 की, न 3 की, न 4 की। इसका मतलब कोडोमेन में उपस्थित अवयव 5 डोमेन में उपस्थित किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। जबकि आच्छादक होने की परिभाषा क्या थी कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कोडोमेन का अवयव जो 5 है वो डोमेन के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसलिए अगर कभी ऐसा आ जाता है तो फिर ये फंक्शन आच्छादक नहीं रहा। अब अगर हम यहाँ से 5 को हटा दें तो ये जो फलन आप देख रहे हैं ये फलन आच्छादक है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। लेकिन अगर हम इसमें 0 शामिल कर दें तो आप देखें कोडोमेन में उपस्थित 0 डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। इसलिए फिर यह आच्छादक पना इसका बिगड़ जाएगा, यह आच्छादक नहीं रह पाएगा। तो आई होप कि अब आच्छादक के लिए क्या ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन है, आच्छादक फलन हिंदी में इसको बोलते हैं। ये इसमें गुण है। एक चीज और आप सोच रहे होंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये आच्छादक है या ये एकैकी फलन है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले आपने ऐसा एग्जांपल लेके हमको दिखाया था कि fx बराबर 2x ये एकैकी फलन है। हाँ बेटा, बेशक मैंने आपको दिखाया था और वहां पर बोला था कि एकैकी फलन है। क्यों? क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक ही इमेज है। 2 की इमेज 4 पर ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के 2 अवयव हों उनकी इमेज 4 पर आ गई हो। डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग जगह पर इमेज पड़ रही है, इसलिए इसको एकैकी बोला था हमने। तो अब आप सोचेंगे सर ये आच्छादक है कि एकैकी है? आंसर है अगर ऐसा फलन है तो बेटा ये आच्छादक भी है और ये एकैकी भी है। एक साथ दोनों प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, एक साथ दोनों कैरेक्टर भी उस फंक्शन में हो सकते हैं। तो ये फलन एकैकी भी है और ये फलन आच्छादक भी है। ठीक है, सो आप प्लीज इसे नोट कर लें, ये आच्छादक फलन के बारे में बताया। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बुक में जैसे कि दिए गए हैं, मैं उन एग्जाम्पल्स को लिखूंगा और अब आप मुझे बताएंगे कि वो एकैकी आच्छादक है, कैसा फंक्शन है, वहां से हम उसको देखते हैं। ओके, प्लीज जल्दी से नोट कर लें यहाँ पे से। नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको मैंने यहाँ बना के रखा है और अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन से फलन, अभी जो आपने पढ़ा ना कि एकैकी फलन, आच्छादक फलन, उनमें पहचानना है कि ये कौन से हैं। थोड़ा सा देखिए, जितने ये चारों फिगर बने ना, सब में आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो 1 1 देखना है, दूसरा ऑन टू देखना है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू। वन ऑन टू, 1 1 ऑन टू। ओके, देखिए 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन पर एक जगह आनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज ए पर आ रही है, 2 की बी पर आ रही है, 3 की डी पर आ रही है, 4 की सी पर। डोमेन में जितने एलिमेंट हैं सबकी इमेज कोडोमेन में अलग अलग जगह पर आ रही है, इसलिए ये 1 1 है। आप लिख सकते हैं यस, द गिवन फंक्शन f1 इज 1 1, यानी कि एकैकी है फलन। ये ऑन टू की बात करिए, आच्छादक के लिए डेफिनेशन आपने पढ़ी कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। पर आप देखें कोडोमेन में ये जो ई और एफ है ना, ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो कोडोमेन के एलिमेंट ई और एफ डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है फिर तो। ठीक है ना, आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं। फंक्शन f2 को देखिए। फंक्शन f2 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डोमेन में एलिमेंट 1 और 2 इन दोनों की इमेज कोडोमेन में एक ही जगह पर मिल गई जाकर के।
तो आपको नहीं लगता कि डोमेन में मैनी एलिमेंट्स और को डोमेन में वन एलिमेंट पर, डोमेन के मैनी को डोमेन पर वन पर मिल रहे हैं, इसलिए ये वन वन फंक्शन नहीं रहा, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, वन वन नहीं है ये। ठीक है ना, डोमेन के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही जगह पर पड़ जाए तो फिर वो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। ऑन टू की बात करिए, आच्छादक, आच्छादक में आपने देखा कि को डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना ही चाहिए, पर यहां तो हम देख रहे हैं कि को डोमेन में जो ए है, ई है, एफ है, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो ये वन वन है और ना तो ये ऑन टू है। नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन F3 के लिए, वन वन की बात करें, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि डोमेन में जो ये वन और टू एलिमेंट हैं, इनकी इमेज को डोमेन पर एक ही जगह पर आ गई, मैनी वन हो गया, इसलिए ये वन वन नहीं रहा। ऑन टू की बात करिए, ऑन टू का मतलब को डोमेन में जितने भी अवयव होने चाहिए वो सब डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होनी चाहिए। तो आप देखिए को डोमेन में तीन एलिमेंट हैं और तीन के तीनों एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हैं, जैसे ए 1 और 2 की इमेज है, बी 3 की इमेज है, सी 4 की इमेज है। को डोमेन में ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं जो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज ना हो, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। इस प्रकार का फलन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, जिसे आप सरजेक्टिव भी कहते हैं, इसको आप इंजेक्टिव भी कहेंगे, इसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बाद फंक्शन F4 की बात करिए, फंक्शन F4 को आप देखेंगे, अब तो आप भी बता सकते हैं, एक की इमेज बी पर, दो की सी पर, तीन की ए पर, चार की डी पर, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन पर अलग अलग इमेज है, इसलिए ये फंक्शन वन वन है। और को डोमेन का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज है, इसलिए ये आच्छादक भी है। तो इस तरीके से ये फंक्शन वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, मतलब एकाएकी है पर आच्छादक नहीं है। ये ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, ये एकाएकी नहीं है, आच्छादक है, ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो फंक्शन एकाएकी भी होता है और आच्छादक भी होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए? इंजेक्टिव भी होना चाहिए उसको और प्लस सरजेक्टिव भी होना चाहिए। तो अगर एक फलन ऐसा है जो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव यानी कि वन वन, सरजेक्टिव यानी कि ऑन टू। इंजेक्टिव का ही दूसरा नाम है वन वन और सरजेक्टिव का ही दूसरा नाम है ऑन टू। तो अगर कोई फलन ऐसा है जो इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, अर्थात वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी भी आगे जरूरत आपको पड़ेगी। अब जब हम ये सब चीजें जान लेते हैं कि एकाएकी, आच्छादक ये फलन क्या होते हैं, तो अब जरूरत ये है कि हम कोई फलन अगर एकाएकी है तो हम उसे दिखाएंगे कैसे कि वो फलन एकाएकी है या आच्छादक है। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लें, फिर हम उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम ये लेंगे कि कोई भी फलन अगर एकाएकी है तो उसको हम एकाएकी कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, और फिर आच्छादक है तो आच्छादक कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, एकाएकी प्रूव करने का आपका एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। देखिए, एक चीज तो मैं ये बताऊं पहले आपको कि एकाएकी हो या आच्छादक हो, एक तो ये जो इलिप्स बनाने वाला मेथड था ना, जिसमें हम इलिप्स बनाते थे फिर देखते थे कि डोमेन के इस एलिमेंट की इमेज कहाँ पर बनेगी, एक तो ये तरीका है किसी भी फलन को एकाएकी और आच्छादक दिखाने का। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि कोई भी फलन अगर एकाएकी है या वो आच्छादक है या नहीं है, एकाएकी है या नहीं है, इसको प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड हैं भाई।
कौन से दो मेथड? एक मेथड तो सीधे सीधे आप सेपरेट कर लीजिए, ये इलिप्स बनाने का मेथड। इलिप्स बना करके हम किसी भी फलन को सिद्ध कर सकते हैं कि ये फलन एकैकी है या ये फलन एकैकी नहीं है, ये फलन आच्छादक है या ये फलन आच्छादक नहीं है। तो एक तो तरीका ये हमारे पास है, और वो तरीका हमने सीख लिया है कि एकैकी फलन आच्छादक फलन कब होता है, वो हमने डेफिनेशंस भी देखी और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। एक तो ये तरीका है। तो अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको लगता है नहीं, आप कैलकुलेशन बिना किए आप इलिप्सिस बना करके ही आप दिखाना चाहते हैं कि फंक्शन एकैकी और आच्छादक के बारे में शो करना चाहते हैं, बेशक आप कर सकते हैं, वहां से भी वो मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने सही सही उसको दिखाया होगा तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन का कोई एक मेथड हो, कैलकुलेशन का कोई एक मेथड हो जिसकी मदद से हम दिखा सकते हैं क्या, और क्योंकि कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल जाते हैं जिनको हो सकता है आपको इलिप्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो उस वक्त कैलकुलेशन से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी कुछ फंक्शन ऐसे जिनका कैलकुलेशन से करना डिफिकल्ट है, आपको लगता है इलिप्स बना के आप उनको एकैकी या आच्छादक के प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप वैसे कर लीजिए। सो यू हैव टू मेथड्स टू शो दैट एनी फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और 1 1 एंड ऑन टू आप दिखा सकते हैं। इलिप्स वाला मेथड भी आप दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन मेथड भी दिखा सकते हैं। इलिप्स वाला मेथड जैसे कि मैंने बोला हम सीख चुके हैं। कैलकुलेशन वाला मेथड क्या होगा उसको देख लीजिए कि 1 1 कैसे दिखाते हैं और ऑन टू कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो 1 1 भी अब दिखाना होगा हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फलन के डोमेन से कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, ठीक। कैसे लिखेंगे, माना डोमेन के दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। माना डोमेन के दो अवयव x1 और x2 इस प्रकार हैं कि f of x1 इज इक्वल टू x2 implies that x1 is equal to x2। तो फलन f एकैकी होगा, तो फलन f एकैकी होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट आपको x1 और x2 मान लेने हैं, फिर उन एलिमेंट्स के फलन यानी कि x1 का फलन fx1, x2 का फलन fx2, दोनों को आपस में आपको बराबर कर देना है, दोनों को आपको आपस में इक्वल कर देना है और उसको सॉल्व करना है। इसके बीच में आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। अब अगर आप सॉल्व करते जाएं और अगर आपने x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया, ये आपको लेना है, ऊपर का इतना हिस्सा आपको लेना है कि माना डोमेन के दो अवयव x1 और x2 इस प्रकार हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इतना तो आपको ले लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अगर आप ये चीज ले आते हैं, लाना है आपको ये चीज, अगर ये चीज आप ले आते हैं तो हम मान लेंगे कि फलन f एकैकी होगा। अब आप सोचोगे ये लेना है, ये ले आना है, इससे कैसे फलन एकैकी हो जाएगा। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर दो एलिमेंट x1 और x2 हैं और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, ये एक एलिमेंट है जो कि fx है। जैसे मैंने बोला कि x1 और x2 डोमेन में दो अलग अलग अवयव हैं, ठीक, अलग अलग अवयव हो गए, ये डोमेन हो गया और ये हो गया कोडोमेन। अब इसका मतलब है कि डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 हैं, लेकिन x1 की इमेज और x2 की इमेज दोनों बराबर हैं। x1 की इमेज जिस जगह पर है उसी जगह पर x2 की इमेज भी है। आप देखो इसका यही तो मतलब हुआ बेटा कि x1 पर फलन का मान और
x2 पर फलन का मान, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, मतलब दोनों एक ही जगह पर हैं। अब आप देखो, आप सोच रहे होगे ये तो एक है, ये तो बहु एक है और हम तो एक एक ही प्रूफ करना चाहते हैं। तो यही तो बेटा इसमें आपको समझना है क्या, कि हमें ये सिद्ध करना है कि कोई फलन एक एक ही है, तो हम उसको बहु एक लेकर चल रहे हैं। हमने उसको बहु एक लेकर के चल रहे हैं। और अगर आपने सिद्ध करके ये दिखा दिया कि x1 बराबर x2 है, देखो अभी इसका क्या मतलब है कि x1 की इमेज भी fx है और x2 की इमेज भी fx है, दो एलिमेंट की इमेज एक जगह पर है। लेकिन अगर आप सॉल्व करके दिखा दिया कि x1 और x2 दोनों बराबर हैं, अर्थात दोनों दो एलिमेंट नहीं है, दोनों एक एलिमेंट है, तो इधर तो एक इमेज है ही और इधर भी x1 और x2 अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। इधर भी एक है और इधर भी x1 x2 अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एक और एक से फिर ये 1 1 प्रूव हो जाएगा। यही हमारा इसमें तरीका है। तो अगर किसी भी फलन को ना आपको 1 1 प्रूव करना हो तो बस यही तरीका लेना है आपको। डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 मानो, f ऑफ x1 का मान f ऑफ x2 के बराबर रखो, सॉल्व करो और सॉल्व करके अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तो मान लिया जाएगा कि फलन f एक ही होगा। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है, तो उसके पीछे सीक्रेट ये है कि वैसे तो हम दो एलिमेंट डोमेन में मान लेते हैं और को डोमेन में उनकी इमेज भी एक ही मान लेते हैं। अब इमेज एक है पर डोमेन के एलिमेंट तो दो है। अब अगर हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि x1 और x2 दो जो दिख रहे हैं वो दो नहीं है बल्कि एक है, अर्थात दोनों बराबर हैं। अब ये दो हैं, ये एक है, तब तो बहु एक लग रहा है आपको। लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट दो ना होकर एक ही है तो एक एक 1 1 फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है किसी भी फलन को एक ही प्रूव करने का। जैसे अभी हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहे थे ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये जो एग्जांपल हम लेके दिखा रहे थे, इसमें आप ये कर सकते हो। डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 माने, फिर हमने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखा। अब देखो fx का मान 2x है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1, fx की वैल्यू 2x तो fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x2। इसका मतलब ये वाला फलन कैसा फलन है एक ही। पर ये मैंने केवल ऐसे ही रैंडमली आपको समझाने के लिए दिया है कि करोगे कैसे आप। लेकिन कोई फलन एक ही है कि एक ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसका डोमेन क्या है और उसका कोडोमेन क्या है। जबकि मैंने इसका डोमेन और कोडोमेन तो भी डिफाइन नहीं किया है, पर केवल मैं इतना हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा आप एक ही प्रूव करना चाहते हैं देन दिस इज द मेथड। आप fx1 और fx2 बराबर रखो, अगर हल करके x1 बराबर x2 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि हमारा फलन एक ही है। ठीक है ना, ओके। ये चीज तो हो गई एक के लिए। आच्छादक के लिए आप क्या करेंगे, आच्छादक के लिए सबसे बेस्ट मेथड तो मैं आपको बताऊं, इलिप्स बनाने वाला है। तो आप इलिप्स बना करके ही आच्छादक दिखा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे अभी एक फलन आपने आच्छादक देखा था, यहाँ पर मैं कोई फलन आच्छादक ले लेता हूँ। जैसे कि f3 का एग्जाम्पल था 1 2 3 4 और यहाँ पर था a b और c, ये था, ये x1 है या हम x और y मान ले रहे हैं, ये x है ये y है। 1 और 2 दोनों की इमेज a पर है, 3 की इमेज b पर है, 4 की इमेज c पर है और ये फलन है f। अब f का मतलब क्या है, f का मतलब है y इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, अब ये फलन आच्छादक है। आच्छादक के लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं पहले प्रोसीजर आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप ये करेंगे कि माना fx इज इक्वल टू y, जो आपको fx दिया होगा उसको आप y के इक्वल रख लेंगे। ठीक, ओके। स्टेप 2,
स्टेप 2 में हम करेंगे, जैसे fx की वैल्यू y के बराबर आप लिखेंगे तो यहाँ y बराबर समथिंग आएगा, पर आपको क्या करना है, वो जो इक्वेशन यहाँ से आपको मिलेगी उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आपने fx बराबर y लिखा तो यहाँ पर y बराबर समथिंग है, y बराबर कुछ है ना, लेकिन आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके x बराबर समथिंग ले आना है। x का मान निकाल लो, x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए। ये आपको कर लेना है, x की वैल्यू y के पदों में आपको ज्ञात कर लेना है। अब स्टेप 3, फिर आप चेक करिए, जब आपको x की वैल्यू y के पदों में मिल जाएगी, जैसे ये मिल गई x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई या x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ऐसा मिल जाएगा आपको x की वैल्यू y के पदों में। अब आप यहाँ इलिप्सिस जो आपने बनाए हैं उनमें से आप देखिए, देखो ये सब x की वैल्यूज हैं, ये सब y की वैल्यूज हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। फिर आप क्या देखेंगे, ये इधर की तरफ y वगैरह होंगे, y में एक फलन होगा x बराबर, उन y की जगहों पर ये वाले मान लिख लिख कर देखेंगे आप, ऐसे ही देखेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि उसको आपको हल करके दिखाना है या वो शो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मली अपने मन में रख के देखिए, y की जगह पर a लिखा, देखा कि क्या कुछ x की वैल्यू मिलेगी। जब आप यहां पर y की वैल्यू लिखेंगे x की वैल्यू मिलेगी, जो x की वैल्यू मिलेगी क्या यहां पर वो होगी, इस x में मौजूद होगी, ये चीज आप देखिए। y की जगह फिर b लिख के देखिए, b लिखा आपने, x की वैल्यू निकाली, क्या वो यहां पर उपस्थित है। फिर y की जगह आपने c लिखा, x की जो वैल्यू आई उसको देखो क्या यहां पर है। अगर y में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब को यहां पर रखने से जो x मिलता है वो यहां पर एग्जिस्ट करता है, वो यहां पर प्रेजेंट है, तो समझ जाइए कि दिया गया फलन आच्छादी फलन है, दिया गया फलन ऑन टू फंक्शन है। सो दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मैथमेटिकल मेथड कि किसी फलन को आच्छादक आप कैसे दिखा सकते हो। ठीक है ना, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, दो इलिप्स बना लेने हैं, जो भी फलन आपको दिया जाएगा उसका ये डोमेन ये कोडोमेन ऐसे बना लिया हमने। उसके बाद सबसे पहले हमने fx को y के इक्वल रखा, y के इक्वल रखने के बाद स्टेप 2 हमने सॉल्व किया उसको, क्योंकि अभी ये y बराबर समथिंग था पर हम x बराबर समथिंग बनाना चाहते हैं। ये y का मान x के पदों में था, अब हम x का मान y के पदों में बनाना चाहते हैं, तो हम उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे और x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेंगे। जब x का मान y के पदों में ज्ञात हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा वो आपको। फिर आप देखिए और अंदाजा लगाइए, सोचिए कि क्या यहां पर जो y का फलन बना हुआ है उसमें अगर हम y में आने वाले ये एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या x में मौजूद नंबर हमको मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो फलन आच्छादक, अगर नहीं मिलेंगे तो फलन आच्छादक नहीं होगा फिर तो। ठीक है, ये आच्छादक को शो करने का हमारा एक सबसे बेस्ट मेथड है। तो इस तरह से किसी भी फलन को हम एकाएकी भी दिखा सकते हैं, आच्छादक भी दिखा सकते हैं। अगर कोई चीज इसमें कम भी आपको समझ में आई होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना वो आपको सारी चीजें सब समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी याद कर लो कि एकाएकी कैसे दिखाएंगे और आच्छादक कैसे दिखाएंगे हम। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। दो प्रॉपर्टीज बेटा देखनी है हमको फलनों के लिए। जैसे कि एक प्रॉपर्टी लिखी कि अगर कोई फलन है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, अब देखो x टू y नहीं लिखा मैंने, x टू x लिखा है। अगर एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, ठीक, और वो फलन आच्छादक है, एक ऐसा फलन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है और वो आच्छादक फलन है, तो ध्यान रखिए कि वो हमेशा ही कैसा होगा, एकाएकी भी होगा।
एक तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है और वो आच्छादक है, तो कंपल्सरीली वो फंक्शन जो होगा वो एक ही भी होगा। और इसका उल्टा भी देख लो कि अगर कोई फलन ऐसा है जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम है, देखो फ्रॉम x टू x लिखा है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है और वो फलन एक ही है, तो कंपल्सरीली वो फलन आच्छादक भी हो जाएगा। ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज हैं, आप करते करते ये भी आपको दिमाग में बना रहेगा और आपको थोड़ा सा याद रखोगे तो क्वेश्चंस में इजी रहेगा। फिर से मैं बता दूं एक बार कि अगर कोई फलन आपके पास ऐसा है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, ऐसे सिचुएशन पर अगर वो फंक्शन आच्छादी है तो कंपल्सरीली वो फंक्शन एक ही भी होगा। ठीक। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, सेम नहीं होंगे तो नहीं कह रहे, सेम है उस समय की बात कर रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन अगर सेम है और वो फंक्शन एक ही है तो कंपल्सरीली वो फंक्शन आच्छादक भी होगा। मतलब ये सही है और इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, इस तरीके से दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। अब हम एक काम करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे एक एग्जांपल मिल रहा है, एग्जांपल नंबर 7। मैं एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करूंगा और एक और आच्छादी के लिए जैसे कि मैंने बताया, आपके पास एलिप्स बनाने वाला मेथड भी है, आपके पास कैलकुलेशन मेथड भी है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप करिए। जैसे आपको लगता है कि आप ऐसे ज़्यादा सही से कर सकते हो वैसे करके दिखाइए। 7 नंबर एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मान लीजिए कि कक्षा x के, x मतलब 10, कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय a है। तो a क्या चीज है? a है कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ये है a। मान लीजिए fa to n। अब देखो फंक्शन के बारे में इन्होंने दिया कि फंक्शन है फ्रॉम a to n। fx और fx के बारे में इन्होंने दिया कि fx की वैल्यू क्या है, विद्यार्थी x का रोल नंबर, विद्यार्थी x का रोल नंबर है। ठीक। परिभाषित एक फलन है, सिद्ध करिए f एक ही है किंतु आच्छादी नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा है बेटा, इस n को आप पहचानते होंगे, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अब एक फलन है f जो कि जिसका डोमेन a है, कोडोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, और a क्या है? कक्षा x के सभी 50 स्टूडेंट्स का समुच्चय है। और fx प्रदर्शित क्या करता है? विद्यार्थी x का रोल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको प्रूव करने की एक ही तो है पर आच्छादी नहीं है। देखो मैं इसको इलिप्स बना करके ही इसको प्रूव कर दूंगा। देखिए, ये देखिए, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक। डोमेन में a लिखे जाएंगे, कोडोमेन में n। a लिखे जाएंगे मतलब कक्षा 10 के सभी 50 स्टूडेंट्स का समुच्चय। तो इसमें हमें कक्षा 10 में जो 50 विद्यार्थी हैं ना, उनको यहाँ पर लिखना है, उनको यहाँ पर लिखना है। आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि कोई भी नाम है, नाम लिख लेते हैं a b c d, और ऐसे करते करते कितने स्टूडेंट्स इसमें आने चाहिए? 50 स्टूडेंट्स इसमें आएंगे, 50 विद्यार्थी इसमें आएंगे जाके आखिरी तक। ठीक। और इसमें नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर का सेट, पूरा नेचुरल नंबर का सेट हम इतने बड़े इलिप्स में लिख लेंगे, पॉसिबल नहीं है। कुछ लिख के दिखा देंगे, आइडिया तो उसी से हम लग जाएगा। अब आप देखो, आप भी जब स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आपके भी रोल नंबर, जैसे ये आपके कक्षा के स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये उनके नाम लिखे हैं और यहाँ उनके
रोल नंबर लिखे हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर तो होता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके क्लास में एक से ज़्यादा विद्यार्थियों के रोल नंबर एक ही रख दिया गया, जैसे 4 विद्यार्थियों को रोल नंबर 2 दे दिया गया कि तुम लोग 2 रोल नंबर रखोगे, ऐसा तो नहीं होता। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग ही होता है। ऐसे ही स्टूडेंट ए का रोल नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का रोल नंबर 4 है, ई का रोल नंबर 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है। इस तरीके से आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, ना तो हम 50 स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं और ना तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट यहाँ लिख देंगे, तो लिख पाएंगे हम। लेकिन इतना जितना हमने एलिप्स के साथ ये फिगर बना के दिखाया, मैपिंग करके हमने आपको दिखाई है, इतने से आप सोच जरूर सकते हैं, आप अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ ये है कि डोमेन में उपस्थित जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज कोडोमेन पर अलग अलग है, इसलिए फलन f एक ही है। क्लियर? दूसरी चीज, क्या कोडोमेन में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर है नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, यहां पर केवल 50 बच्चे लिखे होंगे और नेचुरल नंबर के सेट में 50 से ऊपर भी बहुत दूर तक चला जाएगा। तो ये जो मैपिंग आप बना रहे हैं ये केवल 50 बच्चों तक ही तो बना पाएंगे, क्योंकि यहां 50 बच्चों से ज्यादा बच्चे ही नहीं है। जो यहां पर 51 लिखा होगा, जो यहां पर 52 लिखा होगा, 53 लिखा होगा, 54, 60, 70, आपको क्या लगता है 50 तक की तो मैपिंग 50 पे बना दोगे आप, पर 51 डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं होगा। और एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल गया ना कोडोमेन में जो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, तो फलन पूरा का पूरा फलन हमारा हम कह सकते हैं कि आच्छादी नहीं है। तो आप समझ भी गए होंगे कि यहां पर केवल कितने बच्चों के नाम है? 50 बच्चों के नाम। तो 50 तक तो जा सकते हैं, पर 51 तो किसी की इमेज नहीं बनेगा, 52 तो किसी की इमेज नहीं बनेगा, 53, 54, 55 तो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है ना? अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम इसको आपको लिख के दिखा देते हैं, आप देखिए ध्यान से। चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित, चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f एक ही फलन है। फलन f एक ही फलन है। ये तो एक के बारे में बात हो गई। आच्छादक, आच्छादक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल, एक एलिमेंट में दिखाऊंगा, वो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं होगा और ये सिद्ध हो जाएगा कि फलन आच्छादक नहीं है। लिख देंगे कोडोमेन में, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित 50 से अधिक प्राकृत संख्याएं, 50 से अधिक प्राकृत संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव, डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक, कि 50 से अधिक प्राकृत संख्या डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f
आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। तो जो फंक्शन f है वो ऑन टू नहीं है पर 1 1 है। चित्र से भी दिखा दिया, लिख भी दिया मैंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, बस इतना सही आपको करना है, नोट कर ले। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में है बेटा कि सिद्ध करिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम n टू n एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। देखिए बड़ा इजी है। ये एक फंक्शन हमको दिया गया है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और ये फंक्शन की वैल्यू है f(x) = 2x। आपको सिद्ध करना है कि फलन एकैकी है पर आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप इसको ना इलिप्स मेथड से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं इलिप्स मेथड से आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इलिप्स बनाया और ये इलिप्स बनाया। आपको याद होगा ये डोमेन रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला इलिप्स को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, और को डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं तक भी लिख लो। देखो पूरे लिख नहीं सकते आप, ये तो तय है, कुछ लिख लो ताकि एक आइडिया मिल जाए और उस बेसिस पर हम अपना जवाब दे सकें। अब आप देखो ये x है, ये f(x) है। x की जगह अगर आप 1 लिखोगे तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 4 पर, 3 की इमेज 6 पर, 4 की इमेज 8 पर और 5 की इमेज 10 पर। बस इतना ही हम देखेंगे और अपना जवाब दे देंगे। आप भी जवाब दे सकते हो। ध्यान से देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये फलन एकैकी है। डोमेन में प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग जगह पर ही इमेज है, इसलिए फलन एकैकी है। आच्छादक नहीं है क्योंकि 1 3 5 7 9 ये डोमेन में उपस्थित किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है पर एकैकी है। तो हम इसके बारे में नोट कर सकते हैं। बस अगर आपने इलिप्स बना के किया तो बस इतना ही आपको करना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना। तो क्या लिखना है, पहले एकैकी के बारे में यहां लिख देते हैं, क्योंकि ये देखिए सीख लीजिए, आगे 1-2 बार हम लिखेंगे फिर आपको बता देंगे कि आप ऐसे लिख लीजिएगा। वैसे जो यहां लिखा था वही आप लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए दिया गया फलन एकैकी है। आप वहीं से नोट कर लीजिए जो अभी मैंने लिख के दिखाया था ना आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम वही। चलिए अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं आपको और फिर ये चीज याद कर लीजिए आप सही से। ठीक है, क्योंकि या सीधे चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित, चित्र से स्पष्ट है कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f फ्रॉम n टू n एकैकी फलन है। ये एकैकी की लैंग्वेज हो गई। आच्छादक के बारे में लिखना चाहते हो, मैंने बोला कोई एक एलिमेंट ये पर्याप्त है बताने के लिए कि फलन आच्छादक नहीं। आप नोट कर लीजिए कैसे लिखेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन में उपस्थित अवयव 1, वैसे तो 1 3 5 7 9
किसी की भी इमेज नहीं है, पर आपको एक ही लिख दो केवल। चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन में उपस्थित अवयव 1 डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F आच्छादी नहीं है। आच्छादी नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया कि आप इलिप्सिस बना के कैसे दिखा सकते हो कि फलन आच्छादी नहीं है। इसके बाद आपको जो अगला, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं कैलकुलेशन मेथड से भी आपको दिखाऊं कि ये आच्छादी नहीं है, ये एक ही है। ये चीज़ आप देखिए, तो ये कैलकुलेशन मेथड आप देख लीजिए जरा। आपको अगर एक मेथड से कर दिया है तो ज़रूरत नहीं है वैसे दूसरा मेथड लगाने की, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको फिर जैसा पसंद आए आप वैसा करिएगा। कैलकुलेशन मेथड में सबसे पहले एक ही प्रूफ करने की हम बात करेंगे। मैंने क्या तरीका बताया था एक ही प्रूफ करने के लिए आपको, कि डोमेन के कोई भी दो अवयव ले लीजिए। तो यहाँ ले लिया, माना डोमेन में दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमने ले लिया। अब fx की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x1। fx की वैल्यू 2x है, तो fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2। इतना हमने लिया। अब उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोनों साइड 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ये लिया हमने, सॉल्व किया, तो x1 बराबर x2 आ गया। और x1 इज इक्वल टू x2 का आ जाना इस बात का संकेत है कि दिया गया फलन एक ही है, इसलिए फलन f फ्रॉम n टू n एक ही है। बस आपको इतना ही करना है। कैलकुलेशन में तो बस इतना ही करना है आपको। ओके, इसके बाद आच्छादक की बात करेंगे अब हम कैलकुलेशन मेथड से। आच्छादक के लिए ये चित्र बना देंगे हम, जैसे हमने ये फिगर बना दिया। यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 की इमेज 2 पर, 2 की 4 पर, 3 की 6, 4 की 8 पर, 5 की 10 पर। और हमने तरीका क्या बताया था कि fx को आप y के बराबर ले लो। माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू, और fx की वैल्यू क्या है, 2x। फिर हमने दूसरी स्टेप बताई थी आपको कि आप इसे सॉल्व करके x का मान निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लीजिए सॉल्व करके। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y/2। अब आप देखें ये x इज इक्वल टू जी ऑफ y टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, x का मान y के पदों में आ गया। अब हमने तीसरे स्टेप में हमने आपको ये बताया था कि अब देखिए तीसरे स्टेप में ये डोमेन है, सबको मालूम है, मैं वहां भी लिख चुका हूं, यहां भी लिखे दे रहा हूं, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, कोडोमेन से नंबर उठाएंगे और उन्हें आप y की जगह पर यहां लिखिए। हल करके जो x आएगा देखिए क्या वो यहां मिलेगा आपको। अगर मिलेगा तो फलन आच्छादी, नहीं मिलेगा तो फलन आच्छादी नहीं होगा। जैसे हमने यहां से 1 ले लिया, y की जगह हमने y की जगह 1 लिखा, 1/2 किया तो 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5, तो x का मान 0.5 आया। अब आप मुझे बताइए कि क्या 0.5 यहां मिलेगा x में आपको, कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर में 0.5 नहीं आता, समझ रहे हैं। तो अगर नहीं मिलेगा इसलिए फलन हम बोल देंगे कि आच्छादी नहीं है। लेकिन अब उसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्योंकि
1 बिलोंग्स टू y, ये 1 y को बिलोंग करता है ना, ये x है और ये y है। क्योंकि 1 बिलोंग्स टू y के लिए डोमेन में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसके लिए y/2 इज इक्वल टू x हो। ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू y, जो ये 1 है जो कि y को बिलोंग करता है, इसके लिए डोमेन में ऐसा कोई अवयव ही नहीं है जिसके लिए अगर हम y/2 करें तो वो x आ जाए। इसलिए फलन f आच्छादी नहीं है। बस इतना सा करना। ये कैलकुलेशन का मेथड है, ये आपका एलिप्स बना के सॉल्व कर देने का मेथड है। दोनों तरह से मैंने दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए और समझ लें। बार बार देखिए, आपको जब तक नहीं आता, अगर फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप प्लीज़ इससे नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा सिद्ध करिए कि f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए f(1) की वैल्यू भी 1 है, f(2) की वैल्यू भी 1 है। मतलब फलन में 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, और x इज ग्रेटर देन 2, और x के जितने मान 2 से बड़े हैं उन सब के लिए फिर ये सूत्र है। मतलब 1 की इमेज भी 1 पर है, 2 की इमेज भी 2 पर है, और फिर 2 से बड़े नंबरों की जो इमेज है वो आप यहां से निकाल लीजिए, उनके लिए सूत्र बना है। जो फलन है उसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, उसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो उन्होंने बोला कि सिद्ध करिए कि आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं सीधे इलिप्स वाला मेथड ही एडॉप्ट कर लूंगा, सबसे अच्छा तरीका। ये डोमेन है और ये कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये x होता है और ये y होगा। नेचुरल नंबर, डोमेन भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर ही है। आप देखिए तो नेचुरल नंबर यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, 1 की इमेज कहां पर है? 1 पर, तो 1 की इमेज 1 पर है, 2 की इमेज भी 1 पर है। देखिए ये 2 की इमेज भी 1 पर है। फिर जो x के जो मान 2 से बड़े हों, x का जो मान 2 से बड़े, जैसे 3 है 4 5, इन सब के लिए आप ये सूत्र से निकाल लीजिए। तो x की जगह 3 लिखो, 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 1, 5 - 1 4 आ जाएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा, 7 - 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 8 होता तो 8 - 1 7 आ गया होता। अब इसको आप देख लीजिए और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये फलन कैसा है, एकाएकी आच्छादक में क्या गुण रखता है। अब आप देखें, सबसे पहली बात, डोमेन के 2 अवयवों 1 और 2 का प्रतिबिंब कोडोमेन पर 1 है, अतः फलन तो एकाएकी नहीं है। अगर एकाएकी होता तो सबकी इमेज अलग अलग होती ना, इन 2 अवयवों की इमेज एक ही जगह पर पड़ गई तो फिर ये बहु-एक हो गया, एकाएकी नहीं है। आच्छादक है, क्यों? क्योंकि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जो हमने नहीं लिखे हैं उनके लिए भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आपने नहीं लिखे हैं वो भी किसी न किसी इमेज की बने, किसी न किसी की इमेज बनेंगे। 9 की इमेज 8 बन जाएगा, 10 की इमेज 9 बन जाएगा, 11 की इमेज 10 बन जाएगा, 12 की इमेज 11 बन जाएगा। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है ना, सब किसी न किसी की इमेज बनेंगे, इसलिए आच्छादक है। अब कैसे लिखना है, बस आप नोट कर दीजिए सिंपल लैंग्वेज में, बस बात हो जाएगी। तो एकाएकी के बारे में क्या हम देंगे, यहां लिखेंगे डोमेन के 2 अवयवों
डोमेन के दो अवयवों 1 व 2 के लिए कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है। कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f जो भी फंक्शन है ये एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। बस इस तरीके से क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं हम लोग। आच्छादक, आच्छादक की अगर आप बात करेंगे तो आच्छादक में क्या आपको मिलेगा? मैंने बोला कोडोमेन के प्रत्येक अवयव, क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव, डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए फलन f आच्छादक है। तो एकैकी नहीं है लेकिन फलन आच्छादक है आपका। इस तरीके से हमने ये लगा लिया एग्जाम्पल नंबर 10। अभी एक काम करेंगे, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का पूरा इंट्रोडक्शन भी किया है और 7, 8, 9, 10 ये 4 एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं। आई होप कि ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होकर आपके माइंड में बसती जाएंगी। तो आज हम मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल 10 तक ही रख लेते हैं। इसके जो कुछ एग्जाम्पल बचे हैं 2-4 और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 ये हम पूरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप भी खुश रहिए, अपने से जुड़े सभी लोगों को खुश रखिए और अपने अगल बगल हरियाली जरूर बना के रखिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।